बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आजकल हम एक बीमारी देख रहे हैं कि जो कि मेडिकल इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आ रही है। परसों मैं राउंड कर रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट एक बीमारी के देखे, और वो बीमारी है स्ट्रोक यानी कि फालिज। इसको सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या है और ये क्यों होता है और इसकी अलामात क्या है और वजह क्या है कि ये आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और जो कि गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, डॉक्टर साकिब आरिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर नी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतने अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया कि हम इस पे कुछ बात कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फालिज होता क्या है? डॉक्टर साहब, बेसिकली फॉलिज जो है, जिसको हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं, ये बेसिकली दिमाग में खून की फ्राहमी की रुकावट की वजह से बीमारी पैदा होती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फालिज किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के? डॉक्टर साहब, फालज वैसे तो बेशुमार रीज़न्स हैं जिसमें फालज हो सकता है। उसमें जो हमारे मुल्क में जो मैं मेडिकल इमरजेंसी में देखता हूँ ज़्यादातर पेशेंट्स को, जो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है और वो भी अनकंट्रोल शुगर है ज़्यादा अरसे के लिए, या फिर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, और या फिर पेशेंट जो है वो कोई क्रोनिक स्मोकर्स हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी, मतलब अगर ख़ानदान में वालदैन में से किसी को फालज हुआ है तो भी आप रिस्क पे हैं, आपको फालज के चांसेस हैं। उसके अलावा कुछ खून की बीमारियां होती हैं जिसमें खून का गाढ़ापन होता है। उसके अलावा कुछ जिस तरह ऐसे उसके अलावा कुछ कैंसर हैं जो कि फालज का जो है वो वजह बन सकते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से फालज का ख़तरा बढ़ जाता है। आम तौर पे जो नौजवान लोग हैं उनमें जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं, खास तौर पे जो दिल के वॉल्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी अक्सर औक़ात जवानी में फालज हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फालिज की टाइप्स कितनी हैं, यानी कि ये कितनी किस्म का होता है और किस तरह होता है? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है। फालज की दो मेन ब्रॉड टाइप्स हैं। एक फालज की वो टाइप है जिसमें दिमाग में खून की शरेयान फट जाती है और जो ब्लड है वो दिमाग में लीक हो जाता है। इसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। और दूसरी टाइप वो है जिसमें दिमाग में खून की नाली में, खून की शरेयान में खून जो है वो जम जाता है। उसकी वजह से जो दिमाग के जो उस एरिए के खुलिए हैं, दिमाग के जो ब्रेन पैरम कायम है, उसको खून की सप्लाई नहीं होती और वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो स्ट्रोक होता है इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा। उसके अलावा इसकी कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिसमें हम ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, जिसमें मरीज 24 घंटे में बेहतर हो जाता है। कुछ स्ट्रोक इनवैल्यूएशन है, कुछ दो चार किस्म के स्ट्रोक्स और भी हैं जो कि जिनमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट लैंड करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली स्ट्रोक जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा इमरजेंसी में वो दो ही हैं, या तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक होगा या फिर हेमरेजिक होगा, यानी कि खून की नाली रुक गई है या फिर लीक हो गई है। ठीक है, फिर ही पेशेंट इमरजेंसी में आएगा, बाकी तो आउटडोर बेसिस पे भी हम डील कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये प्रेजेंटेशन क्या होगी या फिर अलामात क्या होंगी, क्योंकि लोग अक्सर आके कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे 10 मिनट पहले और एकदम से ये गिर पड़े हैं, बेहोश हो गए, एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो हमें ये बताएं कि किस तरह आप उसका एवेलुएट कर लेंगे कि जी ये स्ट्रोक है। जी, इसमें जो स्ट्रोक की जो मेन अलामत है, उसमें जो सबसे अहम अलामत है वो ये है कि मरीज़ कहेगा कि एकदम से मेरा एक साइड जो है वो काम करना छोड़ गया। उसमें मरीज़ का एक बाजू भी काम करना छोड़ सकता है, मरीज़ की टांग भी एकदम से काम करना छोड़ सकती है, उस पे बिल्कुल वज़न नहीं डलेगा और वो जो एक साइड है मरीज़ की वो काम करना छोड़ देती है। उसके अलावा मरीज़ को हो सकता है कि कोई उस तरफ आप टच करें तो उसको टच सेंसेशन महसूस ना हो, पेन सेंसेशन महसूस ना हो। उसके अलावा मरीज़ को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मरीज़ का मुँह टेढ़ा हो सकता है, खाने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा मरीज़ के चेहरे के ऊपर जो सेंसेशंस हैं वो लॉस हो सकती हैं।
और उसके अलावा एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है जिसके साथ मरीज़ इस तरह के प्रेजेंट करते हैं। इवन के कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो बेहोशी की हालत में हमारे पास आते हैं, जो कि अनकॉन्शियस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लोग अक्सर आके ये सवाल पूछते हैं कि आया खून की नाली लीक होना ज्यादा खतरनाक है या खून की नाली फट जाना, और ऐसी क्या सूरत हाल है कि मरीज के लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। खून की नाली फटने से या खून की नाली ब्लॉक होने से खतरा, बहुत ज़्यादा खतरे का ताल्लुक नहीं है। खतरे का ताल्लुक है कि खून की नाली जो मुतासर हुई है वो दिमाग के किस हिस्से में मुतासर हुई है। अगर ब्रेन स्टेम में मुतासर हुई है तो बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है मरीज़ का, इवन मरीज़ बेहोशी की हालत में भी आ सकता है। और अगर ब्रेन स्टेम के अलावा कहीं पे हुआ है तो हो सकता है कि मरीज़ के सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये बेसिकली नाली फटने या ब्लॉक होने की बजाय एरिया ऑफ द ब्रेन जो इन्वॉल्व है उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर साकिब के कहने का मतलब ये है कि दिमाग के किस हिस्से की नाली जो कि उसको सप्लाई कर रही है, या ब्लॉक हुई है या लीक हुई है। ब्रेन स्टेम दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करती हैं, सांस को और भी वाइटल ऑर्गन्स, उनके न्यूक्लियस पड़े होते हैं। अगर वहाँ पे मसला हो तो मरीज के अनकॉन्शियस या बेहोशी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बीमारियां जिनमें स्ट्रोक या फालिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई बीमारियां ऐसी भी हैं? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर मरीज़ को शुगर है, ब्लड प्रेशर है जो कि अनकंट्रोल रहता है ज़्यादातर, या पेशेंट को स्मोकिंग है, या पेशेंट के खून में चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा है, या मरीज़ को कोई ऐसा कैंसर है जिसमें खून के जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियों में अक्सर औक़ात मरीज़ों को फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। और उसके अलावा जो जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ जो है इसमें भी काफ़ी मरीज़ हमें फालिज के मिल जाते हैं। डॉक्टर साकिब ये बताएं कि फालिज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, और अगर किसी को फालिज हो जाए तो हम देखते हैं कि लोग फालिज से नहीं मरते, उसके अलावा या तो वो एस्पिरेट कर जाते हैं, छाती का इन्फेक्शन हो जाता है और बड़े मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। फालिज के बाद भी क्या एहतियाती तदाबीर लोग अपनाएं तो उससे बचा जा सकता है, जिंदगी बची जा सकती है? जी डॉक्टर साहब, इसको आपके जो सवाल है इसको मैं दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये चीज़ है कि हम फालिज से बच कैसे सकते हैं, कैसी एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल करें तो हमें जो है वो फालिज से बचा जा सकता है। पहले नंबर पे तो हमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा। अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है? आपको रोज़ाना 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको सिगरेट नोशी से इज्तनाब करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको खाने-पीने में एहतियात करनी पड़ेगी। जंकी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर आपको शुगर है तो शुगर का अच्छा कंट्रोल आप रखें अपना, और आपने कोई जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे राब्ता रखें और शुगर की दवाई लें, और वक्तन फ़वक्तन अपनी शुगर को चेक करवाते रहें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें अपने को, अपने खून के गाढ़ेपन का जो चेकअप करवाएँ, और अगर वो ज़्यादा है कम करें। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है, तो उस बीमारी के ऊपर काम करने से, उस बीमारी को बेहतर करने से फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट आप यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी में भी डील करते हैं, तो ये बताएं कि इसके लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या है, और आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे हॉस्पिटल पहुँचने, या जिसको घर पे फालिज हो गया है कि वो हॉस्पिटल कब पहुँचे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी? जी, इसमें हम जो ट्रीटमेंट है उसको कैटेगराइज़ करते हैं। एक तो ट्रीटमेंट होती है जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, और एक फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। और उसमें फिर हम जो है वो इंटरवेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रोक या फालिज के मरीज़ में इवैल्यूएट होना, इस चीज़ को जो है वो जज करना कि क्या मरीज़ को फालिज हो रहा है। अगर मरीज़ फालिज के साथ हमारे पास अस्पताल में आ गया, तो सबसे पहला काम है कि हमने इस मरीज़ को जो है वो उसके एयरवेज़ को सिक्योर करना है। होता क्या है कि जैसे ही घर वालों को थोड़ा-सा आइडिया होने लगता है कि नहीं, इस मरीज़ को थोड़ा फालिज का अटैक तो नहीं है, लोग फ़ौरन, मरीज़ थोड़ा-सा बेहोश होता है, लोग फ़ौरन मुँह में पानी डालने की कोशिश करते हैं।
तो मेरी गुजारिश है कि जब किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को घर में बिल्कुल फौरी तौर पे पानी मत पिलाया जाए। उसके अलावा हमने मरीज़ को इमरजेंसी में आते ही सबसे पहले उसके एयरवे सिक्योर करने होते हैं, उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखना होता है, और अगर उसकी ब्रीदिंग ठीक नहीं तो फिर हमने उसको ऑक्सीजन लगानी होती है। उसके अलावा फिर हमने उसका ब्लड प्रेशर देखना होता है कि ब्लड प्रेशर कैसा है। ये हमारा इनिशियल एबीसी होता है जो कि एवरी पेशेंट में बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखना होता है फौरी तौर पे पेशेंट में रिकमेंडेड है कि सीटी स्कैन हो। मरीज़ का सीटी स्कैन होगा तो वो हमें बताएगा कि मरीज़ को जो फालज का अटैक हुआ है उसमें क्या नाली फटी है कि नाली ब्लॉक हुई है। अगर तो नाली फटी हुई है उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा, और अगर नाली ब्लॉक है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर नाली ब्लॉक होगी तो उसमें हमने देखना है मरीज में सबसे पहले हमने एक टैबलेट होती है डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम की, वो हमने मुंह के रास्ते दे देनी है। अगर मरीज अनकॉन्शियस है तो फिर हम खुराक की नाली पास करेंगे और उसके ज़रिए देंगे। उसके अलावा हम मरीज़ को जो है उसका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो नॉर्मलाइज़ करने की तरफ आएँगे, और अगर टेम्परेचर है टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर हार्ट रेट बेतरतीब है या फिर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। खैर ये एक लंबा टॉपिक है जिसमें बड़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। सबसे अहम चीज़ है ट्रीटमेंट में कि अगर घर वालों को पता चल गया है कि मरीज़ को फालज का अटैक आया, तो अगर मरीज़ हमारे पास 3.5 घंटे के अंदर अंदर किसी टीचिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पे सीटी स्कैन करके ये आइडिया हो जाता है कि मरीज़ के जो इस्कीमिक स्ट्रोक है या खून की जो शरियान है उसमें खून जम गया है, तो ऐसी सूरत हाल में खून पतला करने वाले इंजेक्शन लगा के रीपरफ्यूजन की जाती है, और इसके साथ मरीज़ को मैक्सिमम रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा फिर आ जाता है न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन। उसमें फिर अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उसमें भी न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है और पेशेंट विद इन टाइम लिमिट हमारे पास पहुंच गया है तो उसमें भी कुछ न्यूरो सर्जिकल ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो करने के साथ रीवास्कुलर जो है वो पेशेंट का जो खून का फ्लो है वो बेहतर करके दिमाग का, तो मरीज़ की जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों के लिए कि डॉक्टर साकिब के कहने का मतलब ये है कि अमूमन लोग आते हैं 220 240 पीपी के साथ, ठीक है, नॉर्मलाइज का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि हम उसको 120 80 पे ले आएंगे। डिफरेंट स्ट्रोक्स में बीपी की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और एकदम से भी उसको कम नहीं किया जाता क्योंकि उसके साथ बड़े से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो कि एक नया टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। और डॉक्टर साकिब ने जो बहुत अच्छी बात की कि टीचिंग सेटअप में इवन गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में भी रीपरफ्यूजन के लिए हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लगवा रहे हैं उन पेशेंट्स को कि जिनको फालिज का अटैक हो और उनकी नाली रुकी हो, वो पहले 3.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास इमरजेंसी में आ जाएं। तो हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उस पेशेंट को ऑन करता है और वो इंजेक्शन लग जाता है। और ऐसे लोग जो हमें देख रहे हैं, तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने पेशेंट को जितनी जल्दी हो सकता है किसी भी टीचिंग सेटअप में लेके जाके अपने मरीज की जो भी है लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ना कि परमानेंट माजूरी की तरफ चला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आखिर में कि अगर कोई फालिज का अटैक हो गया उसमें एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए कि मरीज की जान ना जा सके। मरीज फालिज से इतना नहीं मरते जितना कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं, जो कि घर वालों को नहीं पता होती। जी, इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा अभी जो है जो पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक फालज का मरीज़ है और वो थोड़ा डिसेबल हो गया है और उसकी जान बच गई है, तो उसमें हमें फिर बड़ी सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में बेहतर हो सकती है। उसमें सबसे अहम चीज़ है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंट को जो है वो बताएं कि अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसकी साइड्स चेंज करनी है, उसकी ओरल हाइजीन अच्छी रखनी है, और उसका जो पेशाब वाली एरिया है वो सारा साफ़ सुथरा रखना है, ताकि अगर पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं कर सकता, तो अगर आप फोलिस पास करवाते हैं पेशेंट को तो वो आपने जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करवाते रहना है ताकि पेशेंट को यूटीआई ना हो। उसके अलावा जो फालज के मरीज़ होते हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। उसके अलावा बेड सोर्स हो जाते हैं बड़े सारे पेशेंट्स को, यूटीआई हो जाता है बड़े सारे पेशेंट्स को।
इवन के सेप्सिस भी हो जाता है अगर पेशेंट जो है वो उसकी डाइट का ख्याल ना रखा जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है अच्छे तरीके से, जो भी आपका कंसर्न्ड ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे सारी एडवाइस लेनी है कि जी इन चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मैं बार-बार ये चीज़ें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फालिज की ट्रीटमेंट में ये पिलर की हैसियत रखती हैं। आपने अगर शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी कोई ऐसी बीमारी है जिससे फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है, उन चीज़ों को बहुत टाइटली कंट्रोल करवाना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फालिज के अटैक का बार-बार होने का ख़तरा वहीं पे मौजूद होता है। जी, ये तो आज का हमारा सेशन था कि स्ट्रोक क्या यानी कि फालिज क्या है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसका इख्तिताम ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले को या किसी को फालिज का मर्ज़ हो गया है, तो सिंपल एज़ दैट आपने उसको घर पे नहीं रखना, जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल में आएँ, किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। आपकी थोड़ा-सा एहतियात जो है वो मरीज़ की किसी न किसी जिस्म की मजबूरी को लाज़मी बचाया जा सकता है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें।